हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा कौन सा, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन या फिर 25 या फिर 15 क्वेश्चन होंगे, समथिंग समथिंग। तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके से रिलेटेड हमारे कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखते हैं, तो ये इस टाइप के हमारे क्वेश्चन होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में हमें सूचना दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऋग्वेद। किसके बारे में? ऋग्वेद में हमारे संस्कृति के बारे में दिया गया है। तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी ऋग्वेद में दी गई है। ऋग्वेद वेदों में सबसे पुराना वेद है और इसमें प्रारंभिक वैदिक काल में धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी शामिल है। तो ऋग्वेद में ऋग्वेद में वैदिक व संस्कृति के बारे में दिया गया। यह वेद भजनों और अन्य पवित्र ग्रंथों का संग्रह है जो वैदिक युग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इसमें कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है जिसमें विभिन्न प्रकार के मंत्र, भजन और प्रार्थनाएं शामिल है जो भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। प्राचीन संस्कृति देखते हैं। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की धार्मिक प्रथाओं, सामाजिक संरचनाओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी दी गई है। अन्य वेद कौन कौन से हैं? तो सामवेद, यजुर्वेद एवं अर्थवेद। अर्थवेद भी वैदिक साहित्य का हिस्सा है, लेकिन इसमें ऋग्वेद में प्राचीन स्वरूप और विस्तृत की जानकारी के कारण विशेष महत्व रखता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रुति अंग नहीं माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुराण। कौन सा? पुराण नहीं माना जाता। श्रुति का अंग पुराण को नहीं माना जाता है क्योंकि श्रुति वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ब्रह्मांड ग्रंथ, आरण्य और उपनिषद जैसे शामिल है। पुराणों में वेदों के बाद साहित्य और ब्रह्मांड विज्ञान, भूगोल, चिकित्सा, वंशावली आदि जैसे विभिन्न विषयों का कवर करती है। तो विस्तार से जानते हैं हम श्रुति का अर्थ क्या है। श्रुति का अर्थ है सुना हुआ, और यह हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथों का संदर्भ करता है। श्रुति साहित्य में वेदों में शामिल किया गया जो ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए थे और फिर मौखिक रूप से सीढ़ी प्रसारित किए गए थे। ठीक है। वेदों के 4 प्रमुख भाग किया गया। तो कौन कौन सा? संहिता, जो कि यह वेद प्रमुख भाग है जिसमें मंत्र और प्रार्थनाएं शामिल है। ब्रह्मांड ग्रंथ, ये वेदों की व्याख्या और कर्मकांडों का वर्णन है। ठीक है। आरण्य, यह जंगल में रहने वाले ऋषियों के लिए लिखे गए थे और रहस्य और दार्शनिक विषयों से संबंधित है। ठीक है। उपनिषद देखते हैं। यह वेदों का अंतिम भाग है और आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान का वर्णन है। ठीक है। जो कि पुराण दूसरी और वेदों के बाद के संहिता साहित्य है और विभिन्न विषयों को कवर करती है, लेकिन वह वेदों के समान पवित्र माने जाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। त्रिपिटक धर्म कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धों का। किसका है? तो बुद्धों का। त्रिपिटक बुद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसमें 3 भागों में विभाजित किया गया है। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और यह ग्रंथ भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है और बुद्ध धर्मों के अनुयायी के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है। त्रिपिटक के 3 भाग होते हैं। विनय पिटक, जिसमें भिक्षुक और भिक्षुणियों के लिए नियम या अनुशासन शामिल है। सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के उपदेश, प्रवचन और कहानियां शामिल है जो बुद्ध धर्म के संहिताओं, सिद्धांतों और शिक्षाओं को दर्शाते हैं। अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक पहलू पर चर्चा की गई है। त्रिपिटक के पाली भाषा में लिखा गया और जिसे सभी बौद्ध धर्म में संप्रदायों द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह बौद्ध धर्म के इतिहास, संस्कृति और दर्शन को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो इसके बारे में जानकारी देखते हैं, जिसमें हमें आंसर मिल जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के रूप में राजनीतिक नीतियां और राज्य अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियां। ठीक है, जिसमें राज्य के संचालन, राजा के कर्तव्य, प्रशासन, सेना, अर्थव्यवस्था, कानून और व्यवस्था और समाज के संगठन जैसे विषयों पर विचार किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का राज्य के संचालन का विज्ञान कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो इन कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। राजनीतिक नीतियां, राज्य की स्थापना, राजा के कर्तव्य, मंत्रिमंडल की भूमिका और विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन हुआ है। आर्थिक नीतियां, कृषि, व्यापार, राजस्व और अर्थव्यवस्था के अन्य पहलू पर चर्चा की गई है। ठीक है, सामाजिक अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था, समाज के विभिन्न वर्गों, उनके कर्तव्य और सामाजिक न्याय के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, न्याय और व्यवस्था, कानून, न्याय और दंड संहिता के बारे में जानकारी दी गई है। सैन्य रणनीति, युद्ध, कूटनीति और सेना के प्रबंधन के बारे में इसमें विस्तृत रूप से जानकारी मिली है। किसमें? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के पहलू पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। कल्हणी की पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजत रंगिनी। राजत रंगिनी प्रारंभ भारत का ऐतिहासिक स्रोत, कश्मीरी ब्राह्मण द्वारा संस्कृत पद में लिखा गया है। 1148 में कल्हण द्वारा रचित यह ग्रंथ सबसे बेहतरीन और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। 6 देखते हैं। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मालविका अग्निमित्र के नायक कौन है? तो कालिदास के मालविका अग्निमित्र के नायक है। अग्निमित्र है, कौन है? अग्निमित्र है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम के नाटक का नायक अग्निमित्र है। मालविका अग्निमित्र एक 5 अंकों का नाटक है, जिसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र और मालविका के बीच प्रेम कहानी का वर्णन है। अग्निमित्र शुंग वंश के राजा थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। हर्षवर्धन के समय में कौन से चीनी यात्रा भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हेन त्सांग। ठीक है, हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेन त्सांग भारत आया था। हेन त्सांग, जिन्होंने हेन त्सांग युआन चवांग के नाम से भी जाना जाता था, यह प्रसिद्ध चीनी बुद्ध भिक्षुक थे। इन्होंने 630 ईस्वी में भारत की यात्रा की और 15 वर्षों तक यहाँ रहे। हेन त्सांग ने अपनी पुस्तक सी यू की में अपनी यात्रा और उस समय भारत का विस्तृत वर्णन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है हमारा। 8, अल-बुरुनी किसके शासन काल के इतिहासकार रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनबी के। ठीक है, किनके? मोहम्मद गजनबी। अल-बुरुनी मोहम्मद गजनबी के शासन काल का एक इतिहासकार रहे। अल-बुरुनी का जिसका नाम अबू रेहान मोहम्मद इन अहमद अल-बुरुनी था, एक प्रसिद्ध फारसी विद्वान, गणितज्ञ, खगोलीय शास्त्र, इतिहास और मोहम्मद गजनी के दरबार के रत्न थे। वह 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे, जिन्होंने किताब अल हिंद या तक एक हिंद नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म, विज्ञान और परंपराओं का विस्तृत का वर्णन किया है। ठीक है, अल-बुरुनी का जन्म कहाँ हुआ? जन्म 1973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान के खीवा में हुआ। ठीक है, मोहम्मद गजनबी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आए थे। उन्होंने भारत की कई वर्षों तक अध्ययन किया। 1030 ईस्वी में अपनी पुस्तक किताब उल हिंद इस पुस्तक में उन्होंने भारत की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक
स्थिति का वर्णन किया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को से। कहाँ से? मोरक्को से। यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। वह 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता का जन्म 14 फरवरी 1304 को मोरक्को में तंगियर शहर में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध मुस्लिम यात्री, विद्वान और लेखक थे। उन्होंने 14वीं शताब्दी में अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया सहित अधिकांश इस्लामिक दुनिया की यात्रा की है। भारत से आने से पहले इब्न बतूता ने मक्का, सीरिया, इराक, फारस, यमन और ओमान की यात्रा कर चुका था। 1333 ईस्वी में वह मध्य एशिया के रास्ते सिंध पहुंचा और दिल्ली पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली की काजी नियुक्त किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता ने किसे अपने शासनकाल में भारत आया था? तो उसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। 1300 ईस्वी में भारत आया और 1347 ईस्वी तक यहाँ रहा। विस्तार से जानिए इनके बारे में। इब्न बतूता एक मोरक्कन यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आया था। उसने अपने यात्रा के दौरान भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन का वर्णन किया है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें दिल्ली के काजी न्यायाधीश नियुक्त किया था। उन्होंने इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रिहला में भारत की विस्तृत जानकारी दी है। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के 10 क्वेश्चन। और चलते हैं आज की वीडियो में यही एंड करते हैं और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।